Good morning to everyone. Let us start with basic mathematics. नाम ही केवल बेसिक मैथ्स है. बेसिक मैथ्स में कुछ भी बेसिक नहीं है. ठीक है. बेसिक इन द सेंस इसको बेसिक मैथ्स इसलिए भी कह सकते हैं. बहुत सारा मतलब बेसिक मैथ्स इसका नाम है, बट बेसिक मैथ्स है नहीं. ठीक है. तो व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स दैट कि इसमें सारे टॉपिक ना बेसिक नहीं होंगे. ठीक है. कुछ टॉपिक इसमें थोड़े से एडवांस भी होंगे, मतलब आपके लेवल पे. ठीक है. आपके लिए एडवांस होंगे. और बेसिक में बेसिकली हम वो पार्ट कवर करते हैं जो 10th के हैं, जो 10th के चैप्टर्स हैं, जो ज़रूरत है हमें आगे के स्टडी के लिए, लाइक IIT JEE मेंस या एडवांस या ओलंपियाड या NTSC या KVPY. किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो मैथमेटिक्स का, तो जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो 10th का, वो हम उसको बेसिक में कवर करेंगे. और थोड़ा एडवांस मतलब वो पार्ट जिसमें 11th या 12th के वो पार्ट्स होंगे जो मतलब फर्स्ट चैप्टर से ही सारे चैप्टर्स में मतलब आते रहते हैं. ठीक है. तो वो जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है. तो 10th तक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं सुना होगा. ठीक है. तो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर एक फिनोमिना है. ठीक है. तो उसको हम उसका बेसिक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हम अभी स्टडी करेंगे, सो दैट कि अगर फ्यूचर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ. ठीक है. तो बेसिक मैथ्स एक एक्चुअली में एक ग्रुप ऑफ मतलब टॉपिक्स है. ठीक है. जिसको हमने एक एक्यूमुलेट किया गया एक जगह. अगर इसको आप एक बार अच्छे से समझ लेते हो ना, मतलब इसको अगर आप बढ़िया से समझ लेते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैथ्स विल बी वेरी इजी, वेरी फन सब्जेक्ट फॉर यू, और फिर आपको बहुत मज़ा आने वाला है. तो इसीलिए बेसिक मैथ्स में अपन काफ़ी वर्क करने वाले हैं और काफ़ी समय इसमें जाने वाला है अपना. ठीक है. तो शुरुआत करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस का. तो बेसिक मैथ्स में जो हमारा सिलेबस है उस पर बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर थियरी से. नंबर थियरी इन द सेंस इसमें हम लोग नेचुरल नंबर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. जितने भी टाइप के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करेंगे. बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमें ज़रूरत है, मतलब हमें याद रखने की ज़रूरत है. ठीक है. उसके बाद आएगा सेट. ये देखिए, अभी तक 10th तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा. ये 11th का टॉपिक है. ठीक है. और ये जो नंबर है ना, ये बेसिकली 8वीं तक का ही है. 6 to 8 जो आपने पढ़ा है नंबर ना, वो है 6 to 8 का है. बट ये 11th का टॉपिक है. 10th में नहीं था सेट, बट ये भी हमारे बेसिक में ही कवर होगा. ठीक है. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके मदद से ना बहुत सारे टॉपिक अपन को समझ में आते हैं. ठीक है. तो इसलिए इसको यहाँ पर कवर किया जाता है. एक तो सेपरेट चैप्टर के भी रूप में पढ़ाया जा सकता था, बट ये आसान है और बहुत ही छोटा है. ठीक है. 3 या 4 लेक्चर लगेंगे, मैक्सिमम 5. ठीक है. और प्रॉब्लम अगर लगे तो 6 या 7 मैक्सिमम. ठीक है. इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया है. और ऐसे ही रिलेशन है, ये भी 11th का टॉपिक है अगेन. और लेकिन ये बहुत ही आसान है और बहुत ही कम है, मतलब मुश्किल से 5 या 6 लेक्चर लेंगे. तो इसलिए इसको भी यहीं पर रखा गया है बेसिक में निकालने के लिए. ठीक है. अब बेसिक में इसलिए क्योंकि सेट और रिलेशन इस्तेमाल करके हम मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे. अगेन ये भी 11th का टॉपिक है. ठीक है. ये तीनों सिलेबस के टॉपिक है. और भी है, जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन भी 11th का टॉपिक है, ये भी सिलेबस का टॉपिक है. ठीक है. तो बेसिकली ये जो 4 टॉपिक है ना, ये आपके सिलेबस के टॉपिक है. मतलब अगर आप 11th स्टूडेंट हो तो ये आपको उसमें भी हेल्प करेंगे, आपके स्कूल के जो भी होमवर्क असाइनमेंट्स वगैरह होंगे. बट ये बेसिक मैथ्स में ना बहुत ही इनका रोल होता है. अगर इनको हम अगर अब भी नहीं समझेंगे ना, एकदम बेसिक लेवल पर नहीं समझ पाएंगे, तो आगे चल के नहीं हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. देखिए, इन 4 टॉपिक में मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन एवरी ईयर मेंस में पूछा गया है, एकदम गारंटी के साथ 100%. हर पेपर में, मतलब एवरी ईयर एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग से पूछा जाता है. मतलब एकदम श्योर है. मेन एग्ज़ाम में JEE मेन जो एग्ज़ाम होता है उसमें हर साल एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग से होता है और बहुत ही आसान होता है. इतना आसान होता है कि अगर आप इसके अगर 10 लाइन भी अगर आपने याद रखा ना, तो वो क्वेश्चन आप करके आ जाओगे. तो आप समझ सकते हो कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट है. और सेट और रिलेशन, सेट देखो, सेट से क्या होता है आपका अगर आप जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, PNC पढ़ते हो, समझ में आ रहा, तो सेट इस्तेमाल होता है. और सेट से ही आप रिलेशन को समझ पाते हो. अब रिलेशन से अगर समझते हो तो आपको फंक्शन समझ में आता है,
और फंक्शन समझ में आता है तो पूरा कैलकुलस समझ में आता है, अदरवाइज आपको नहीं समझ। इसलिए ये सबको बेसिक में रखा गया है, ठीक है। इंडक्शन एक प्रूफ टेक्निक है, ठीक है। जब ये आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन अगेन बहुत ही आसान टॉपिक है, 10th लेवल का टॉपिक है, ठीक है। और ये आपको ना मतलब समझाता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन में जब रेशियो प्रोपोर्शन देता है तो किस तरीके से उसे हैंडल करते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन अगेन ये 10th का टॉपिक है कि अगर मल्टीपल इक्वेशंस दिए होते हैं तो उनके सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं, कितने सॉल्यूशन होते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मुझे ऐसा लगता है आपको सब आता है, बस मैं क्या करूँगा, मैं उसमें से वो बातें निकालना चाहूँगा जो अपने काम की है, ठीक है। तो ये आपको आता है, बट मैं आपको वो चीज़ समझाऊंगा जो मेरे काम का है, ठीक है। अगेन आता है पॉलिनोमियल, अगेन आपने इसको 9th में पढ़ा होगा, 9th 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। और वही पढ़ेंगे जो 9th 10th में आपने पढ़ा, मैं भी वही पढ़ाऊँगा, बट अगेन हम उसकी बातें करेंगे जो हमारे काम की चीज़ें हैं, वहाँ से मैं जिसे चाहता हूँ कि आप याद रखें। तो आप देख सकते हो, ये देखो 6 से 8 तक का, क्लास 6 to 8 तक के नंबर के वो कौन कौन से डिफिनीशन है, कौन कौन सी वो बारीकियाँ जो आपको याद रखनी वो मैं बता दूंगा। और ये 4 टॉपिक देखिए 11th का आ गया, इसी बीच में आएगा, ठीक है। और ये फिर अगेन 10th चालू हो जाता है, अभी भी टॉपिक ख़त्म नहीं हुए हैं। उसके बाद आता है इनइक्वालिटी, ठीक है। अगेन ये 11th का टॉपिक है, ये कभी 12th तक आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि अभी तक आप केवल इक्वेशन सुनते आए थे। बट ये इक्वेशन नहीं है, ये इन इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको इन इक्वेशन को इनइक्वालिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं और इसके जो सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा लंबा चलेगा इनइक्वालिटी, मोस्ट प्रोबेबली ये 20 to 30 लेक्चर जाएगा, क्योंकि 20 to 30 का मतलब है 30 इतना ज़्यादा गैप क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है 20, 21, 22 बोलना चाहिए, बट 20 to 30 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 या 2 टॉपिक ऐसे है ना जो मैं यहाँ इंक्लूड करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लंबा खींचेगा ना तो ओमिट कर दूंगा मैं उसे, ठीक, बाद में उसे कवर करूँगा जब चैप्टर के साथ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ भी ख़त्म हो जाए, सो दैट कि जब भी आपको लाइफ में कहीं भी इनइक्वालिटी टाइप कोई भी चीज़ दिखे तो आपको लगे कि यार ये तो बहुत आसान है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बात बता देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी भी कोई भी IIT एडवांस या मेंस का पेपर उठाइएगा तो उसका जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है वो इनइक्वालिटी को मतलब इंक्लूड किए होता है। इनइक्वालिटी के अपने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इनइक्वालिटी कैसा किसी और क्वेश्चन के साथ ना अटैच होके आता है, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन ये 11th का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन अगेन ये ऐसा टॉपिक है जो आपको मतलब ना बेसिक चीज़ें समझने में मदद करता है, ठीक है। और ये एक्चुअली में देखो इसके सामने मैं बेसिक लिखा हूँ, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की अपना खुद का एक चैप्टर ही आएगा बाद में, समझ में आ रहा, मतलब यहाँ पर ये ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि 11th के और टॉपिक है, जैसे सेट, रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, इंडक्शन, ये देखो ये ख़त्म हो जाएंगे, 11th के टॉपिक है और यहीं ख़त्म हो जाएंगे, फिर ये बाद में कभी नहीं आएंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, इसीलिए मैंने इसको बेसिक लिखा हुआ है, क्योंकि मैं केवल बेसिक कवर करूँगा और वो पार्ट कवर करूँगा जो कि मेरे जनरल इस्तेमाल का है। फिर आता है बाइनोमियल थ्योरम, इसमें भी मैं बेसिक ही कवर करने वाला हूँ, ठीक है। ये भी अगेन बाद में एक खुद का चैप्टर लेकर आएगा और बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल चैप्टर है, ठीक है। तो वो लेकर आएगा। और फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर थ्योरी के कंसेप्ट आएंगे, बेसिकली मोस्ट मतलब जैसे मोस्ट जो मतलब प्रोबेबल है तो डिविजिबिलिटी कंसेप्ट के, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी वगैरह को लेकर के ये कंसेप्ट आएंगे और कुछ मतलब उसमें थियरम्स कुछ पढ़ेंगे, बेसिक वो नंबर थ्योरम जो हमें बार बार इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये कंसेप्ट ऑफ समेशन एंड पाई अगेन ये 11th का है, ठीक है। और ये दोनों जो है ना मतलब अपन यहाँ पर जनरल बात करेंगे, मतलब एक जनरल सेंस में, एक मतलब अगर एक स्टूडेंट को अगर कभी ऐसा कुछ दिखा तो इसका क्या मतलब है, ऐसा कुछ दिखा तो इसका क्या मतलब है, ये पाई नहीं है, ठीक है। ये कंटिन्यूस प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, इसको कंटिन्यूस सम बोलते हैं, ठीक है। हम लोग बात करेंगे इसको, ठीक है, जब ये आएगा तो। और एक पार्शियल फ्रैक्शन अगेन ये 11th का टॉपिक है, लेकिन ये भी पार्शियल फ्रैक्शन एक छोटा सा टॉपिक है, मैं अभी इसलिए कवर करना चाहता हूँ कि अगर एक बार कवर हो जाता है ना तो ये बाकी कैलकुलस हर जगह इस्तेमाल होता है, तो आप कर लेंगे। अगर एक बार आपको समझ गया पार्शियल फ्रैक्शन ना, तो जहाँ भी आएगा आप उसे जो है पीट देंगे। तो बेसिकली इतने टॉपिक है, अगर आप टोटल गिनोगे कि कितने टॉपिक हुए तो गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल 14th चैप्टर आएंगे इसमें, ठीक है, बारी बारी से करके। और टोटल जब लेक्चर गिनते हैं ना तो अराउंड 100 लेक्चर्स होंगे। अब कुछ लेक्चर्स होंगे आधे घंटे के भी होंगे, कुछ 1 घंटे के भी होंगे, तो कुछ 40 मिनट के भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आधे घंटे से कम का तो कोई लेक्चर होगा नहीं, ये तो मतलब श्योर है, ठीक है। तो बेसिकली ये सिलेबस था, मैंने इतना चीज़ें कवर करनी है, ठीक है।
तो ये पहला ही वीडियो है, पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया और मैं आपको पढ़ाऊँगा आज की इसमें नंबर्स, ठीक है। नंबर थियरी, बेसिक नंबर जो होते हैं, नंबर के क्या टाइप है, क्या है, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली मैं इसमें बहुत सारा ना अगर बोलना चाहूँ तो नेचुरल नंबर आप सब जानते हैं, नेचुरल नंबर को n से दिखाते हैं, ये वाले n से, ठीक है। तो इसके बारे में भी बहुत कुछ बोली जा सकती है, लेकिन मैं उतना कुछ इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। और मैं बस आपको सिंपली यही बताना चाहूँगा कि आप बताइए नंबर होता क्या है। आपने सुना तो होगा ही नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर वो नंबर है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम गिनती में, ठीक है। तो इसीलिए इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, चलिए, नाइस, ओके फाइन। तो नेचुरल नंबर गिनती के स्तर, इसलिए इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। दुनिया में जो सबसे पहला नंबर आया ना, मतलब दुनिया में जब गिनती की शुरुआत हुई तो काउंटिंग नंबर से शुरू, मतलब काउंटिंग नंबर शुरू हुई, इसलिए इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे सपोज अगर पहला आदमी रहा होगा तो जब वो कुछ सीखा होगा तो सबसे पहले क्या सीखा होगा, उसने सबसे पहले यही सीखा होगा, गिनना सीखा होगा। वो गिना होगा, कुछ ऑब्जेक्ट रखे होंगे, जो भी कुछ होगा उसको गिन रहा होगा कि मेरे पास कितने हैं, समझ रहा है। तो वहाँ से ही उसको शुरुआत हुई होगी, इसलिए इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से मैथ शुरू होता है, ठीक है। इसको n से दिखाते हैं और नंबर क्या होता है 1 2 3 4। याद रखिएगा नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, इसमें जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें नोट करने वाली क्या बात है कि जीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए। क्यों? क्योंकि लड़के जो है ना बार बार ये मिस्टेक करते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के मैंने देखे हैं जो ये मिस्टेक करते हैं कि वो नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरा जो नंबर है, नेचुरल नंबर के अगला जो स्टेप है वो है होल नंबर। होल नंबर में नेचुरल नंबर विद जीरो, जब मैं नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देता हूँ तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। और इसमें देखिए जीरो आ गया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया एंड सो ऑन। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, केवल नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दिया। ये डॉट 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 जो है ना, इसको इलिप्सिस बोलते हैं, इलिप्सिस। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो भी ये नोट्स बनाना चाहे नोट्स बनाते रहेंगे, क्योंकि बाद में ना वीडियो लेक्चर बार बार आप नहीं दे सकते, लेकिन अगर पास नोट्स रहेगा ना तो आप रिवाइज़ करना बहुत आसान जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इलिप्सिस का मतलब होता है कि कंटिन्यूएशन, मतलब इसके बाद ना बहुत सारे भी और नंबर आएंगे, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर नेचुरल नंबर विद जीरो है, तो यहाँ पर जीरो से शुरू हो रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको होल नंबर, इसमें बहुत सारा कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, बहुत ही सिंपल है, हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जाता है इंटीजर। इंटीजर में z होता है, इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं या i से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर दो डबल लाइन लिखा होगा, दिख रहा होगा, ये इंटेंशनल लिखा हुआ है, मतलब ऐसे ही रहता है ये, ठीक है। और इसमें क्या है, ये नंबर आप सर माइनस इन्फिनिटी से लेकर आता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। और यहाँ पर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इसको हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इंटीजर ना दो, मतलब इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ध्यान रखने वाली बात यह है, पॉजिटिव इंटीजर में 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नेगेटिव इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के आता है और -3 -2 -1 तक आता है। आप ध्यान दोगे तो कहीं भी दोनों जगह ना जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो इज़ नॉट इंक्लूडेड हियर। मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर नोट आपसे कि ये करवाना चाहता हूँ, नोट लिख लीजिएगा कि जीरो इज़ नीदर क्या है पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मतलब जीरो एक ऐसा नंबर है जो ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ये जब नंबर देखते हो ना 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इसको आपको क्या याद आ रहा है, नेचुरल नंबर। अभी आपने देखा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि जहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है इसका मतलब नेचुरल नंबर, या नेचुरल नंबर इसका मतलब क्या है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब याद रखना, क्योंकि ये सब ना मिस्टेक है। जीरो को लोग इंक्लूड, जैसे जब भी मैं पॉजिटिव इंटीजर बोलता हूँ ना, लड़का जीरो इंक्लूड कर देता, उसको मतलब वो जीरो गलती कर ही देता, क्योंकि इंटीजर में उसको लगता है जीरो पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है। तो ये सब छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं ना, आप ना करें, इसीलिए मैं ये बेसिक मैथ्स को कवर कर रहा हूँ। अदरवाइज इसको पढ़ने से ऐसा आईटी के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये बकवास क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बताओ पॉजिटिव इंटीजर क्या है, समझ में आ रहा। वो ऐसे बकवास क्वेश्चन नहीं पूछता, बट
अगर आप ये समझ रहे हो, अगर ये याद रहा तो फिर गलती नहीं होती है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इवन नंबर। आप सब जानते हैं वो नंबर जो डिविजिबल बाई 2 है, ठीक है, या वो नंबर जिसका 2 एक फैक्टर है। अच्छा, डिविजिबल बाई 2 और फैक्टर का क्या मतलब है? फैक्टर का डेफिनेशन आपने सुना है, फैक्टर क्या होता है? जैसे 5 के कितने फैक्टर हैं? तो 5 के केवल 2 फैक्टर, कौन कौन? 1 और 5। क्यों? क्योंकि 5 केवल 1 और 5 से डिविजिबल और किसी से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। या 1 गुणे 5 के रूप में इसे लिखा जा सकता है। जैसे अगर मैं 4 की बात करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 गुणे 2 गुणे 2। तो इसके कितने फैक्टर है? 3 फैक्टर है, कौन कौन? 1 2 2। क्लियर है? तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और इन तीनों को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 4 मिलेगा, ठीक है। तो जो नंबर जिसका कोई भी नंबर हो जिसका अगर जो डिविजिबल बाई 2 हो उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। ये तो मैं ऐसे फैक्टर ऐसे बकवास कर रहा हूँ क्योंकि आगे इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो नंबर डिविजिबल बाई 2 एग्जाम्पल। तो इवन नंबर क्या है? तो क्या 0 एक इवन नंबर है? तो यस, याद रखिएगा 0 एक इवन नंबर है, क्योंकि 0 इज, लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविजिबल बाई एवरी नंबर। तो 0 जो है ना वो सारे के सारे नंबर से डिविजिबल है। समझ में आ रहा? इसलिए 0 क्या है? इवन नंबर है। 0 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। बहुत सारे आपको इवन नंबर मिलेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे मतलब इवन नंबर, आप गिन नहीं सकते कितने। तो सर अगर मैं -4 लिखूँ तो क्या ये एक इवन नंबर है? यस, क्योंकि -4 को डिवाइड करने पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है ना, -4 को 2 से तो डिवाइड होगा, तो इसका मतलब क्या है? ये भी इवन नंबर होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी इवन नंबर बोलता है तो हमेशा बोलता है कि पॉजिटिव इंटीजर इवन नंबर, यानी कि आपको जो 0 2 4 6 यही सब लेना है, ठीक है। अच्छा, ऑड नंबर। ऑड नंबर, नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2, वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, या सिंपली वो नंबर जिसका 2 क्या हो? फैक्टर ना हो। जैसे कि मैं 9 को बात करता हूँ, देखिए तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पर देखिए 2 फैक्टर है क्या इसका? नहीं, तो इसलिए ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये क्या है? ऑड नंबर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है कि 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर, इसीलिए 0 क्या है? एक इवन नंबर है, और बाकी जो नंबर है जो इवन नहीं है वो क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर को लेटर ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड नहीं है, समझ में आ रहा? स्टैंडर्ड नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह ओ ही दिखेगा, हो कई जगह तो कोई नाम ही नहीं, ऐसे बोलता है ऑड नंबर, ठीक है। आप अपना नाम ले सकते हो, MP Q जो भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसे इवन नंबर भी, ये भी क्या है? स्टैंडर्ड नहीं है। जो स्टैंडर्ड है वो ये है, जैसे कि ये स्टैंडर्ड्स हैं। समझ में आ रहा? हर जगह आपको यही दिखेगा, Z दिखेगा, नहीं तो I दिखेगा। समझ में आ रहा? ये स्टैंडर्ड्स हैं, बट ये स्टैंडर्ड क्या है? नहीं है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखने वाली बातें हैं और आपको समझना है इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्राइम नंबर। देखिएगा, अभी तक हम लोग इंटीजर की बात करें, ये सब इंटीजर की बातें चल रही है। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर भी एक इंटीजर ही है कि नंबर नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। वो नंबर, ध्यान से सुन लीजिएगा, वो नंबर जो केवल एक और अपने से ही डिविजिबल हो, बाकी किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर इसका एक और डेफिनेशन बोला जाए तो ऐसा लग सकता है, नंबर विच हैज़, ध्यान सुनिएगा, विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, जिसके कितने फैक्टर हैं? केवल और केवल 2 फैक्टर है, उसको ही हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल, जैसे अगर मैं 2, तो 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर, कौन से? 1 गुणे 2। आप देखिए, इसको मैं 1 गुणे 2 लिख सकता, केवल 2 ही फैक्टर। जैसे कि अगर मैं 11 है तो 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 गुणे 2, सॉरी 1 गुणे 11, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकता। इसीलिए इसके भी केवल क्या है? केवल और केवल 2 ही फैक्टर है, ठीक है। तो जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। और सबसे जो छोटा, याद रखिएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। ध्यान सुनिएगा, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इससे छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता, पहली बात। दूसरा लिख देता हूँ मैं, 2 इज ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। मतलब 2 एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो क्या है? प्राइम है, ठीक है।
तो ये भी याद रखने वाली बात है। और बाकी सारे के सारे जो प्राइम नंबर होते हैं ना सब ऑड होंगे उसके बाद, ठीक। बाकी केवल 2 ऐसा है जो कि क्या है, प्राइम है, ठीक है। और बेसिकली रिकमेंडेड ये होता है कि कम से कम मतलब लाइक 2 से 100 तक के बीच के जितने भी प्राइम नंबर हो, ठीक है, उन सबको आपको क्या करना है, याद रखना है कौन है। जैसे मन में कोई रैंडमली अगर कोई नंबर फेंका, मान लो 37 फेंका, तो आप तर्क से बोल पाओ कि अरे यार ये तो प्राइम है 37। लेकिन कोई 39 फेंका तो 39 ऐसे ही ना एक झटके में लगता है अरे ये तो क्या बोलते हैं प्राइम है, बट है नहीं। 30 देखिएगा मैं 39 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 × 3 × 13, 13 तिया 39, कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। और इसको किससे 1 और इसका यहाँ पर 39 नहीं ले, ठीक है, तो 3 फैक्टर हो गए। क्लियर है। तो ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ पर इसको 39 के साथ साथ 3 से भी डिवाइड किया जा सकता है और 13 से भी डिवाइड किया जा सकता है। समझ में आ रहा है। इसलिए क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है। देखिएगा, चलिए अगले डेफिनेशन पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम। अच्छा तो सर ये सब एग्जाम में पूछते क्या, नहीं नहीं बिल्कुल एग्जाम में नहीं पूछते हैं। समझ में आ रहा। ये केवल और केवल इस बात की, देख ये केवल और केवल इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ना क्वेश्चन में ना वर्ड आते हैं, मतलब क्वेश्चन में प्राइम नंबर लिखा रहता है, ट्विन प्राइम लिखा रहता है, तो हम ना घबराए ना, अरे ट्विन प्राइम क्या है, फैक्टर लिखा रहेगा, इसके 2 फैक्टर है। तो आपको समझ में आना चाहिए 2 फैक्टर का मतलब क्या है। इसको मैं 2 नंबर में तोड़ूंगा जिनको गुणा करने पर वापस वो नंबर मिल जाए। समझ में आ रहा। अच्छा तो पहले ट्विन प्राइम की बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो बोल रहा है इफ डिफरेंस बिटवीन एनी 2 प्राइम नंबर इज 2। बोल रहा है कि कोई भी 2 प्राइम नंबर हो जिनके बीच का अगर डिफरेंस 2 है उसी को हम ट्विन प्राइम कहते हैं। दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। मतलब कि जैसे कि एग्जांपल देखो 3 और 5, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, 2 का है, तो इसलिए इसको हम ट्विन प्राइम बोलते हैं। ठीक है। जैसे 5 और 7, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, 2 का, तो इसको ट्विन प्राइम बोलते हैं। तो 11 और 13, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, 2 का, इसलिए इसको ट्विन प्राइम बोलते हैं। ठीक है। ट्विन मतलब जुड़वा। आपको सोच के ये मतलब अच्छा लगेगा कि 2 और 3 ट्विन प्राइम नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। आपको कितना डिफरेंस चाहिए, 2 का चाहिए। ये याद रखनी चाहिए। ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 11 और 17, ये भी ट्विन प्राइम, ये ट्विन प्राइम नहीं है, ये भी क्या है, ट्विन प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 का। तो जब 2 नंबर, जैसे कि मैं और कुछ नंबर अगर आपके सामने फेंकूँ तो क्या क्या हो सकता है, 31 और 33, इसमें लिखा नहीं, क्या नहीं लिखा, 31 और 33 नहीं, ये भी नहीं है क्योंकि 33 11 33 होता है। 29 और 31 ले लीजिए, 29 31, यस, ये क्या है, ट्विन प्राइम है। क्योंकि 29 और 31 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। ठीक है। 29 और 31 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। और जो है और ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम बोलते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है अब आगे बढ़ते हैं, इसको ये समझ गया होगे आप। ठीक है। अब आते हैं कंपोजिट नंबर पे। चलिए देखिएगा कंपोजिट नंबर क्या बोलता है, इंटीजर, कोई भी इंटीजर p मान लीजिए जो कि 1 से बड़ा है, सेड टू बी अ कंपोजिट नंबर कब, इफ इट हैज एटलीस्ट 1 डिवाइजर अदर देन +-1 या +-p। बेसिकली ये बोलना चाहता है कि जो नंबर प्राइम नहीं है, मतलब जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट है। नॉट प्राइम, मैं सीधा सीधा लिखूं, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अगर कोई प्राइम नहीं है तो कंपोजिट नंबर है, एक्सेप्ट 1। अपन बात करते हैं इस पर। ठीक है। ध्यान सुनिएगा, कहानी क्या है, जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे जिसके, अब यहाँ पर ये समझिए, इसको कंपोजिट नंबर किसको अदर भाषा में से बोल सकते हैं, वो नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के लिए हम 4 से शुरू करते हैं। 4 के कितने फैक्टर हो गए, 1 × 2 × 2, कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, तो ये कंपोजिट हो गया। 4 के बाद 6 को 1 × 2 × 3, कितने फैक्टर हो गए, 3 हो गए,
तो ये कंपोजिट हो गया। ऐसे ही मैं 9 को उठा सकता हूँ, ऐसे ही मैं 10 को उठा सकता हूँ। किसको भी उठाओगे तो क्या है ये कोई भी ऐसा नंबर, ये देखो ये नंबर केवल मतलब जैसे जो पी लिए थे वो केवल p या 1 से डिवाइड नहीं हो रहा, उसके ज़्यादा मतलब हैज़ एटलीस्ट 1 डिवाइजर अदर देन 1 और p के अलावा भी कोई एक डिवाइजर होना चाहिए। समझ में आ रहा? तो इस सारे से जैसे 4 है तो 4 को 1 और 4 के अलावा 2 डिवाइड करता है, इसलिए क्या है कंपोजिट है। जैसे 6 1 और 6 के अलावा इसे 2 और 3 दोनों डिवाइड करते हैं। जैसे 8 इसको 1 और 8 के अलावा 2 और 4 दोनों डिवाइड करते हैं। समझ में आ रहा? जैसे 9 इसको 1 और 9 के अलावा 3 डिवाइड करता है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। समझ में आता? कम से कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए कि जो 1 और वो नंबर के बीच में हो जो इसको डिवाइड करता हो, तो इसलिए इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आपको होल थोड़ा सा ना सिंपल तरीके से समझना है तो ये समझ लीजिए कि जो प्राइम नहीं है ना वही कंपोजिट है। ठीक है, बस इंटरेस्टिंग बात ये है इस लाइन को नॉट प्राइम टू कंपोजिट में केवल यही एक एक्सेप्शन है कि 1 एक ऐसा नंबर है जो ही ना तो प्राइम है और ना ही क्या है कंपोजिट नंबर है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कंपोजिट नंबर बोलिए तो होगा 4। समझ में आ रहा? और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? मतलब पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर क्या होगा? 2। समझ में आ रहा? मतलब 1 कहीं भी कंसीडर नहीं किया गया। समझ में आ रहा? तो ये हो गया कंपोजिट नंबर, और यही याद रखना है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि 1 क्या है, ना इधर प्राइम है नार क्या है कंपोजिट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये अच्छा है एलसीएम, आप सब जानते हैं एलसीएम क्या होता है, इसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान सुनिएगा, कोई भी दो नंबर का जो एलसीएम होता है ना वो एक स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिसको ए और बी दोनों क्या करे, डिवाइड करे। ध्यान से सुन लीजिए और ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एलसीएम ऑफ 3 और मान लीजिए 3 और 5 का निकाला, ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, मैं पहला आंसर ले रहा हूँ 15। तो 15 जो है ना वो सबसे छोटा नंबर है जिसको 3 और 5 दोनों डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन 30 भी तो एक नंबर है, 45 भी है, इस सबको डिवाइड कर रहे हैं। ये देखो 3 भी डिवाइड कर रहा है, 5 भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी 3 और 5 डिवाइड कर, ऐसे ऐसे हज़ारों नंबर होंगे। लेकिन आपका एलसीएम क्या 30 होगा, क्या 45 होगा? नहीं, तो एलसीएम क्या होगा? 15 होगा। क्यों सर? क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर। आपको क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई बोथ ए एंड बी। अच्छा, क्या मैं सर 12 एलसीएम हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 3 से तो डिवाइड हो रहा है बट 5 से डिवाइड क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा? ये एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम बेसिकली क्या होता है कि सबसे छोटा नंबर, समझ में आ रहा है, जो सबसे छोटा नंबर होता है ना, सबसे जो छोटा नंबर होता है जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर। जैसे अगर मान लो मैं एलसीएम मैं 3 नंबर कर लूँ A B C, तो ये क्या होती है? ये भी सबसे छोटा नंबर x है जिसको A B C तीनों डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ ये भी है, निकाला कैसे जाता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं निकालना चाहूँ एलसीएम ऑफ 15, 18 और 21 का, मैं बोलता हूँ बताइए 15, 18, 21 का एलसीएम क्या होगा? तो सबसे जो आसान मतलब मेथड है, आप सब जानते हैं, वो निकालना आपको आता है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ होता क्या है। जैसे 15 के पहले फैक्टर लिखिए, क्या क्या हो सकता है? 1, उसके बाद 1, 3 और 5, ये फैक्टर होंगे क्योंकि इनको गुणा करने में क्या आ जाएगा? 15। ठीक है, इसके बाद आएगा 18, इसको क्या क्या मैं लिखता हूँ? 1, 2, 3, 3 3 9 दूनी 18। ठीक है, इसके बाद मैं क्या लिखूँगा? 21, तो ये हो जाएगा 1, 3 और 7 3 का 21। आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इसको ना इसके प्राइम में उसे 1 ना लिखे तो भी चलता है। अगर मैं सब जगह से ये 1 हटा भी दूँ तो भी चलता है क्योंकि कोई लेना देना नहीं होता है। तो एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम होता है जो कॉमन है ना उसे एक बार लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसे लेते रहेंगे। देखिए जैसे कि ये 2 है तो 2 कहीं भी कॉमन है क्या? नहीं है, तो 2 अपन ने ले लिया, गुणे 3। देखिए यहाँ पर तीनों में आया है तो तीनों को मार्क करके एक बार उठाया, फिर ये 3 आया है लेकिन इन कहीं नहीं आया तो भी ये वापस इस लाइन में आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 आया है, कहीं नहीं आया है तो भी 5 आएगा। यहाँ क्या है? 7 है तो यहाँ पर 7 आएगा। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। जो भी ये नंबर है यही हमारा क्या है? एलसीएम है। और ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 15, 18, 21 तीनों डिवाइड करेंगे। इससे छोटा नंबर कोई आप नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, अब इसका मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर कभी फ्यूचर में आपसे बोल दिया जाए
फाइंड करिए एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई कॉमा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड कॉमा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड पर पावर 3। आपसे किसी ने बोला कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। आपको ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको ये तीनों क्या करें, डिवाइड करें। तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। पहला देखिए एक्स स्क्वायर वाई को अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक्स गुड़े वाई लिखा है, यानी 2 बार एक्स और 1 बार वाई है, ठीक है। अच्छा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और जेड को देखेंगे तो एक्स गुड़े एक्स गुड़े वाई गुड़े जेड लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। इसका मतलब क्या है सर, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब एक्स गुड़े एक्स लिखा हुआ है, फिर वाई गुड़े वाई लिखा हुआ है और फिर जेड गुड़े जेड लिखा हुआ है। तो एलसीएम क्या होगा आपको पता है कि जो जैसे आएगा, यहाँ देखिए एक एक्स ये तीनों की जगह पर एक एक्स आएगा, फिर यहाँ एक एक्स तीनों की जगह पर एक एक्स आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा अभी एक्स खत्म हो गया क्या, नहीं एक एक्स और बचा है, एक एक्स यहाँ है तो एक एक्स और उठा लीजिए क्योंकि यहाँ अरे एक्स कहीं अब था नहीं। ये देखिए एक वाई है तो एक वाई आ गया, ठीक है। यहाँ वाई है तो एक वाई और आ गया, ठीक है। यहाँ एक जेड है तो एक जेड आ गया, फिर ये दोनों जेड है तो ये दोनों जेड आ गए, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ये हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। अब देखेंगे ध्यान से तो एक्स स्क्वायर इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा कैसे, अब इसी के नीचे आप लिखो एक्स स्क्वायर और वाई, तो देखो वाई से वाई कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कट के एक्स बच जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और जेड लिखोगे, जब काटोगे तो जेड स्क्वायर बचेगा क्योंकि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, बचेगा जेड स्क्वायर, जेड से जेड। समझ गया रहा है। इसी तरह ये तीनों नंबर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो कभी भी अगर एलसीएम निकालना रहे तो घबराइएगा मत, मेरा कहने का मतलब ये बताने का सेंस यही है कि एलसीएम में ये वाला मेथड हमेशा याद रखिए, फैक्टर कर लीजिए और उन सारे फैक्टर को जो है ना कॉमन उठा लीजिए, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है आल्सो नोन है जीसीडी भी इसे बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, इसका नाम होता है जीसीडी, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये बहुत पॉपुलर नेम है, क्योंकि इतना पॉपुलर है क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग जाओगे ना तो केवल और केवल जीसीडी ही वर्ड ही सुनोगे, कभी कोई एचसीएफ गलती से भी कोई नाम नहीं लेता। समझ में आ रहा है, तो इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो एचसीएफ ऑफ ए बी क्या होता, जैसे कि एलसीएम ऑफ ए बी क्या होता है कि स्मॉलेस्ट नंबर जिसे ए और बी दोनों डिवाइड करे, ठीक है। एचसीएफ ऑफ ए बी क्या होता है, तो ये सबसे बड़ा नंबर है, हाईएस्ट नंबर है जो विच डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है जो ए और बी को डिवाइड करता है। और ये देखिए सबसे छोटा नंबर जिसे ए और बी डिवाइड करते हैं, यहाँ पर ए और बी डिवाइड करते हैं और यहाँ पर क्या होता है ए और बी को डिवाइड किया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका जो एलसीएम होता है उसको ए और बी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पर क्या है ए और बी को डिवाइड करता है एचसीएफ। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ 3 और 5 का एचसीएफ निकालिए, तो वैसा सबसे छोटा नंबर मतलब इसका मतलब वो 3 और 5 दोनों से छोटा होगा ही। तो छोटा नंबर जो 3 और 5 को डिवाइड करे तो वो नंबर क्या होगा 1, क्योंकि 1 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 2 और 6 है तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो 2 होगा, क्योंकि 2 एकमात्र सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ 12 और 15, तो इन 12 और 15 में का जो एचसीएफ होगा वो होगा 3, क्योंकि 3 एक सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। 3 से कोई बड़ा भी नंबर दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। तो सर चूज़ कैसे किया जाता है, सर सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सॉल्व करने का तरीका जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे ही है। इसके भी फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर में से जो कॉमन है दोनों में ना वही बस लेंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे अगर मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ, किसका निकाला था मैंने 12 और 15 का, एचसीएफ निकाल रहा हूँ मैं 12 और 15 का। तो इसको निकालने के लिए मैं 12 का फैक्टर वो लिखूँगा। तो 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12, ठीक है। अरे सर ये प्राइम फैक्टर में लिखता हूँ, अभी मैं एक लाइन और दूंगा वो याद रखिएगा आप, ठीक है। फिर उसको 15 को मैं लिखूँगा 3 गुणे 5, ठीक है। तो जब एचसीएफ लिखते हैं तो देखा ही जाता है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है, केवल और केवल 3 कॉमन है, इसके अलावा कुछ और कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है। तो 3 हम उठा लेते हैं और यही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। बाकी आप डिवीजन टेक्निक आप जानते हैं, सब कुछ वो 10th में आपने पढ़ा होगा, समझ में आ रहा। तो आई रेस्पेक्ट दैट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है 10th वाला जो टेक्निक है।
समझ में आ रहा। बट ये थोड़ा सा इसको समझ के रखिए। जैसे मैं ये करने का क्या मतलब है, जैसे ये क्वेश्चन SCF अगर आपसे कोई पूछते x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब, बोल रहा है इसका SCF बताइए, ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो फिर क्या करेंगे, वही एक्स स्क्वायर वाई को अपन क्या लिखेंगे, x इंटू वाई, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड को क्या लिखेंगे, x इंटू वाई इंटू जेड। फिर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को क्या लिखेंगे, x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। तो SCF क्या होगा, देखिएगा x कॉमन है तो उठा लेंगे, फिर x कॉमन है तो फिर उठा लेंगे, फिर y और y कॉमन है तो फिर उठा लेंगे। बाकी कुछ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर अब सब खत्म हो गया, तो बाकी किसी इन दोनों में कॉमन होते हुए भी मैं उठा नहीं सकता, वही उठाऊंगा जो तीनों में कॉमन है। समझ में आ रहा। तो आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई, यानी एक्स स्क्वायर वाई SCF है जो तीनों को डिवाइड करेगा। देखिए आप इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। समझ में आता है। SCF निकालने का ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है, याद रखिएगा और इसको उसी तरीके से समझिएगा। अच्छा, वो जो लाइन में बोल रहा था याद रखना, ध्यान सुनिएगा, ये लिख लीजिएगा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी written as product of prime नंबर। जितने भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या कंपोजिट नंबर 4 है, इसको अपन लिख सकते हैं 2 × 2। देखिए दोनों प्राइम नंबर है, इन दोनों के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। 4 के बाद आएगा 6, इसको मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ। 6 के बाद आता है 8, 2 × 2 × 2। 8 के बाद आएगा 9, 3 × 3। 10 आएगा 2 × 5। देखिए सब के सब प्राइम है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं कोई बड़ा नंबर लेता हूँ, जैसे अगर मैं लिखता हूँ मान लीजिए 54, 54, तो इसका मतलब क्या, तो 27 दूनी 54, 2 × 3 × 3 × 3, 3 3 9 27 दूनी 54। देखिए सब के सब प्राइम है, क्लियर है। तो इसको मैं एज अ प्राइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऐसे ही काम चलाओ, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इस्तेमाल हम बड़े बड़े कंसेप्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सब क्यों कर रहे थे सर, ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो अगला जो डेफिनेशन है ना उसको समझने के लिए। अगले जो डेफिनेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम। केवल इसी के लिए मैंने LCM और SCF बताया, केवल इसको समझने के लिए। अब ये क्या होता है, 2 नंबर हु GCD मतलब क्या, HCF जो आप जानते हैं, अगर 1 है तो इस कॉल्ड को प्राइम आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ कि शुरू से 10th में भी आप ना डिविजिबिलिटी थ्योरम पढ़े होंगे, उसमें ना वर्ड लिखा रहता कि कोप्राइम्स है, उसमें कोप्राइम लिखा रहता है, बट मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना उसको ना इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ना वो चीज़ याद रखनी है, ठीक है। आपको पहले से याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो आपको ये याद रखनी है। क्या, 2 नंबर जिनका GCD 1 है उसे हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम बोलते हैं या रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। जैसे नंबर A एंड B आर कॉल्ड कोप्राइम इफ दे हैव ओनली 1 एज अ कॉमन। वो नंबर जिनके बीच SCF का मतलब कॉमन भी होता है। जैसे कि अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि 15 और 20, इसका SCF बताओ, तो 15 और 20 में क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 5 × 15, 5 × 4 20। इससे बड़ा क्या कॉमन ले सकता है, और कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता। तो आप यहाँ पर लिखना भी चाहो तो 5 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 15, 5 × 4 20, और 3 और 4 से कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा, तो 5 क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते। तो ऐसे जो नंबर जिन दोनों में केवल एक ही 1 है जो कॉमन निकल गया है, समझ में आ रहा है। SCF का मतलब कॉमन होता है, तो इसका मतलब अगर केवल कॉमन 1 है तो उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर, मतलब समझ में, उसको बोलते हैं कोप्राइम। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे अगर एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मैं बोल देता हूँ 15 14 15, दोनों प्राइम नहीं है बट ये दोनों को प्राइम है। इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन है नहीं। 15 के बीच के फैक्टर को लिखोगे क्या लिखोगे, 15 का फैक्टर होगा 3 × 5, 14 का फैक्टर होगा 2 × 7। कुछ कॉमन है क्या दोनों में, कोई फैक्टर कॉमन है क्या, नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से ना तो दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, और इसीलिए इसका GCD क्या आता है, 1 आता है, और इसीलिए क्या होंगे, कोप्राइम्स होंगे। बेसिकली आप याद रखिएगा, 2 नंबर जिनका GCD 1 हो उसे ही हम कोप्राइम या रिलेटिवली प्राइम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आ गए हम
नंबर पर वापस हमने क्या पढ़ा था, पहले नेचुरल पढ़ा था, नेचुरल के बाद होल पढ़ा था, होल के बाद हमने पढ़ा था नेचुरल इंटीजर, ठीक है। और वहीं से हम लोग ये फिर प्राइम के डिफिनीशन में क्या है अटक गए थे। नाउ हम आ गए हैं वापस रैशनल नंबर पर। तो बताइए रैशनल नंबर क्या होता है। अ नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q इज कॉल्ड रैशनल नंबर वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर। ये याद रखिएगा, p और q क्या है, को प्राइम, मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1/2 लिखूँ और मैं लिखूँ 5/10, तो ये दोनों एक ही नंबर है एक्चुअली। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट जाता है, समझ में आता, वापस ही हो जाता है, क्योंकि ये दोनों को प्राइम थे नहीं, तो इसलिए क्या थे, इसको इम्प्योर बोल सकते हैं या अशुद्ध बोल सकते हैं। समझ में आ रहा। तो इसको शुद्ध बनाना पड़ता है। शुद्ध बनाने के लिए क्या करता है, जो भी कॉमन है उसे काटते जाइए, समझ में आ रहा, और वो शुद्ध बनता चला जाएगा। जब दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कटने वाला ना हो, तो ही हम उसे रैशनल नंबर बोलेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर किसी ने आपसे कभी अगर किसी ने बोल दिया 21 बटे अगर मान लीजिए कोई बोल दिया 48, बोलता बताइए क्या ये प्योर है, मतलब एकदम रैशनल नंबर है क्या, इसमें कुछ भी इम्प्योरिटी है। तो आप ध्यान देखिए ऊपर वाला लिख देखिए, 21 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 7 21, इसको क्या लिख सकते हैं 12 चौके 48, 4 3 12, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। यानी देखिए 3 कॉमन, 3 से काउंट करें, 7 बटे क्या हो जाएगा 16। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। तो यानी 21/48 इज नथिंग बट 7/16। मतलब दोनों के बीच में कॉमन अब कुछ नहीं, जैसे जो कॉमन था उसको मैंने काट दिया, अब कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पर कॉमन था बट यहाँ कॉमन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ये रैशनल नंबर है। तो बेसिकली ये जो डिफिनीशन है ना कि p और q क्या होना चाहिए, सब ये जानते हैं, मैं बता रहा हूँ, दुनिया का हर आदमी जानता कि वो नंबर जिसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता उसको ही हम बोलते हैं रैशनल। बट बहुत ही कम लोग जानते हैं कि p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ 12/18 और मैं बोलता हूँ ये रैशनल नंबर, तो गलत है, ये रैशनल नंबर नहीं है, समझो 12/18 रैशनल नंबर नहीं, ये कोई नंबर भी नहीं है जब तक कि ये दोनों क्या को प्राइम ना हो। फिर काटना शुरू कीजिए, पहले तो 2 छक्के 12 और 2 9 18, 3 दूनी 6, 3 3, तो ये 2/3 है बेसिकली, समझ में आ रहा है, ये ना कि 12/18। 2/3 इज क्या बोलते हैं रैशनल नंबर, 12/18 रैशनल नंबर नहीं है। क्लियर है। तो ये याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई आपकी, ठीक है, कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन में याद जरूर रखिएगा कि जो नोमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, वो हमेशा क्या होंगे, को प्राइम होंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। देखिएगा इसमें भी रैशनल नंबर में भी आपने देखा होगा कि वो p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो 10th वाला सारा मैटर आप ध्यान रखिएगा, जिसमें वो समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए अब मैं लिखा हूँ 1.33 पर बार लिखा हूँ, तो इसको p/q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब बातें भी कभी करूँगा, लेकिन यहाँ पर नहीं करूँगा, अदरवाइज़ ये लेक्चर इतना लंबा हो जाएगा। वैसे ही मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा हो गया होगा, बट मैं नहीं चाहता कि ये 2-3 घंटे का लेक्चर हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर एक्चुअल चैप्टर है ये तो कम से कम एक ही जो है क्या नाम है, एक या सवा घंटे में ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करना चाहता। जो 10th में मुझे लगता है कि जो ऑब्वियस है आप समझ रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है कि कोई भी नंबर को जो p/q के फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए उसे कन्वर्ट करना सीखना है, ठीक है। तो आप उसे देख लीजिएगा ध्यान से। और एक चीज़ और बताना चाहता था कि दो, जैसे देखिए रैशनल नंबर, जैसे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इधर देखिए ध्यान से, कि जितने भी इंटीजर होते हैं ना वो सब के सब रैशनल नंबर होते हैं। जैसे 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं इसे 5/1 लिख सकता हूँ, और 5 और 1 के बीच में कॉमन क्या है 1 है, समझ में आ रहा। तो देखिए GCD 1 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा p/q के फॉर्म में हो गया। तो यानी कि एवरी इंटीजर इज नथिंग बट अ रैशनल नंबर, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा ठीक है, तब मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि 2 रैशनल नंबर के बीच में, सब जैसे 2 रैशनल नंबर है ना, जैसे मान लो 2 नंबर a और b है, तो इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। मैं क्या करूँगा, जैसे अगर मान लो मैं 5 और 6 के बीच का रैशनल नंबर, सॉरी 5 6 बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, 1 और 2 के बीच का रैशनल नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूँ, 1 और 2 को जोड़िए, 2 1 3, तो बीच में 3/2 होगा। अच्छा इन दोनों को जोड़िए, इसको डिवाइड बाई 2 करें तो यहाँ बीच में होगा, फिर इन दोनों को जोड़िए, ऐसे करते 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 आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, ठीक है। और ये तो छोड़िए, अभी तो आप ऐसे कर रहे हो, इसके बीच में भी जा सकते हैं इनफाइनाइट, अरे वो छोड़िए, इन दोनों के जो छोटा सा बीच है उसके बीच में भी आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बीच में कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, कुछ नहीं करना है, दोनों जोड़ते जाना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कभी रैशनल नंबर में लिखना चाहूँ ना मैं, तो मैं कभी नहीं लिख सकता। जैसे
मैं बोलूँ रैशनल नंबर, मैं बोलूँ कि रैशनल नंबर 1 2 3 4 एंड सो, जैसे नेचुरल नंबर नहीं लिखा जाता 1 2 3 4, तो रैशनल नंबर ऐसे नहीं लिखा जा सकता। क्यों? जैसे जब मैं 1 2 3 4 नेचुरल नंबर लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। बट रैशनल नंबर को ऐसे नहीं लिखा जा सकता। रैशनल नंबर को फिर कैसे लिखना पड़ेगा? 1 कॉमा डॉट 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 कॉमा 2 कॉमा डॉट 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 कॉमा 3 कॉमा डॉट 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 कॉमा एंड सो ऑन इन्फिनिटी। अब ये डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 1 और 2 के बीच में 3 डॉट लगा के मैं इलिप्सिस बना रहा हूँ, मतलब इसके बीच में कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर है। यहाँ पर भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर, तो इस तरीके से ये लिखा जा सकता है। अदरवाइज आप ऐसे 1 2 3 4 आप टू इन्फिनिटी अगर रैशनल नंबर लिखे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 के बाद आप 2 नहीं आता है, 1 के बाद 2 आता ही नहीं है। 1 के बाद कितने रैशनल नंबर आते हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर आते हैं। तो ये याद रखिएगा कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर आते हैं। क्या सर? ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा, अब आपके बढ़ते हैं इरेशनल नंबर पे। तो इसको रैशनल नंबर को क्यू से दिखाते हैं, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, समझ में आ रहा है? हमेशा मतलब लोग इस्तेमाल करते हैं इरेशनल नंबर क्यू बार, यानी कि नॉट क्यू। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इरेशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ध्यान सुनना, पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो रैशनल, नहीं लिख सकते तो इरेशनल नंबर। ठीक है, और सबसे पहला इरेशनल नंबर जो ढूंढा गया था वो था √2, समझ में आ रहा है? उसके बाद आप देखेंगे √2, √3, √5, √6, ई और पाई, ये दोनों भी एक इरेशनल नंबर है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इरेशनल नंबर है। जैसे आप कोई लोग बोलेंगे अरे सर पाई को तो हम 22/7 लिख देते हैं, तो आप बोल रहे हो कि सर ये इरेशनल नंबर नहीं है, जबकि ए पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि बेटा ये 22/7 पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेशन है। समझ में आ रहा है? अगर आपको कभी किसी ने बोला कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि उसको कोई भी इसकी बात का समझ नहीं है कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो 22/7 इसका नहीं, वैल्यू नहीं है, याद रखिएगा। तो ये क्या है? याद रखिएगा, पाई हमेशा क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर वो नंबर है जिसको मैं रेशनल और इरेशनल नंबर को क्या करता हूँ? कंबाइन कर देता हूँ। मतलब याद रखिएगा, अगर ये पूरा रियल नंबर है तो आधा इसका रैशनल है और आधा क्या है? इरेशनल है। देखिए उसमें लाइन में मैं गलत बोला कि आधा रैशनल और आधा इरेशनल, जबकि इससे कोई गारंटी नहीं है कितने रैशनल और कितने इरेशनल, क्या दोनों बराबर है भी ये बोला नहीं जा सकता इधर, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट नंबर है, यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर है और इनफाइनाइट को कंपेयर नहीं किया जा सकता। ध्यान से सुनिएगा। तो बेसिकली क्या है? ध्यान सुनिएगा। तो बेसिकली मैं ऐसे ये डब्बा बाद में समझा देता हूँ, पहले ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा अच्छे से और समझाता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए पूरा डब्बा रियल नंबर है तो ये इसका रैशनल है और ये इसका क्या है? इरेशनल। और रैशनल के अंदर क्या आएगा? इंटीजर आएगा सबसे पहले, इंटीजर के अंदर क्या आएगा? होल नंबर आएगा, होल नंबर के अंदर क्या आएगा? नेचुरल आएगा। तो ये कहानी है। जैसे यहाँ देखिए, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के पार्ट भी हैं, ठीक है, और सारे होल नंबर इंटीजर के पार्ट हैं, और सारा जो इंटीजर है वो किसका पार्ट है? ये देखिए रैशनल का पार्ट है। ठीक है, और रैशनल के बाहर ये देखिए ये इरेशनल है, मतलब ये है जो रैशनल नहीं है। ठीक है, तो इरेशनल जैसे पी बटे क्यू के फॉर्म में क्या है? नहीं लिखा जा सकता, लेकिन ये सब को मतलब ये जो इरेशनल है और ये पूरा रैशनल को मिला करके क्या बनता है? रियल बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे नेचुरल के ऊपर होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। होल नंबर क्या होता है? 0 इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर जाते थे, क्या हो जाता है? ये इंटीजर, ये आई बन गया, इंटीजर बन गया, और इंटीजर के ऊपर एक और डब्बा बना दिया, तो ये क्या बन जाएगा? रैशनल हो गया। यानी कि जैसे 1/2, तो 1/2 इंटीजर नहीं है बट वो रैशनल है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि √2, √3, ये सब क्या है? इरेशनल है। जैसे पाई, ई, ये सब क्या इरेशनल है। तो इन दोनों को, रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला के क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक चीज़ समझ में आता है कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सर 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, तो क्या सर 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर भी होंगे? तो यस सर, 1 और 2 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर। 1 और 2 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर। ठीक है, और याद रखिएगा रियल नंबर ना इस लाइन को दिखाते हैं। ये जो आपने रियल एक्सिस देखा होगा
कभी आपने अगर कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा तो उसमें एक रियल एक्सिस होगा, इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रियल नंबर रिप्रेजेंट करता है। इसके सेंटर में 0 रहता, 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, 5 रहता एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ऐसे इधर क्या होता है? -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। आप ध्यान से देखोगे इसके बीच में कितने इनफाइनाइट रियल नंबर है, इनके बीच में कितने इनफाइनाइट रियल नंबर, इनके बीच में कितने इनफाइनाइट रियल नंबर है। क्लियर है? तो मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना ये चाहता हूँ बहुत सारे रियल नंबर है, समझ में आ रहा, बट हमको उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। क्लियर है? अब इसका मतलब क्या है? अब इसका तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि अगर मेरे को कल बोलना पड़ा कि मुझे सारे रियल नंबर चाहिए, सारे क्या चाहिए? रियल नंबर चाहिए जो 0 और 2 के बीच में हो, तो उसके लिए मैं इंटरवल का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। इंटरवल जो पढ़ते हैं हम लोग ना, 2 टाइप के होते हैं। पहले को बोलते हैं ओपन इंटरवल, दूसरे को बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है? ये इंटरवल का मतलब है ब्रैकेट लगाना। ओपन इंटरवल को हम ब्रैकेट में ऐसे वाले बॉक्स से दिखाते हैं और क्लोज इंटरवल को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है? ओपन इंटरवल का मतलब होता है नॉट इंक्लूड, ठीक है, और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है इंक्लूड। किसका क्या मतलब है? ध्यान सुनिएगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर इक्वलिटी का मतलब अगर नॉलेज होगा तो आप जानते होंगे कि अगर मैं कभी लिखा, जैसे मैं पहली बार लिख रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए x क्या है, ध्यान सुनिए, x इज़ अ रियल नंबर एंड 1 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब है कि x एक रियल नंबर है जो 1 और 3 के बीच में है। ध्यान सुनिएगा, तो 1 और 3 दोनों क्या है? इंक्लूड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या? क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या? ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ देखिएगा, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 1 और 3 को लेस देन इक्वल टू है, इंक्लूड होते हैं। ध्यान सुनिएगा, तो क्लोज इंटरवल की जब इंक्लूड करते हैं तो वहाँ पर हम कौन सा डॉट लगाते हैं? ऐसा वाला, इसको डॉट बोलते हैं। ठीक है? और जहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा उसको हम होल बोलते हैं, इसे गोला मारेंगे। ठीक है? इसका मतलब मैं यहाँ पर ये डॉट लगा और यहाँ पर क्या लगा? ये भी डॉट लगा। क्यों? क्योंकि दोनों को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर मैं इसको मैं इंटरवल में कैसे लिखूँगा? तो ऐसे लिखूँगा x बिलोंग्स टू, ये सेट में आपको समझ में आएगा इसका क्या मतलब है। x बिलोंग्स टू 1 to 3, तो इसको मैं लिखता हूँ 1, 3। तो इसका क्या मतलब है कि x एक रियल नंबर है जो 1 और 3 के बीच में है। मतलब ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है ये। अब 1 और 3 का मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है क्योंकि बीच में इक्वल टू है ना, इसका मतलब क्या? इंक्लूड किया हुआ है, मतलब इसको भी अपने साथ मिला रहा है। जैसे दूसरा, ध्यान सुनिएगा, x इज़, ये लिखते रहिएगा, इज़ अ रियल नंबर, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है? एंड 1 स्ट्रिक्टली लेस देन x स्ट्रिक्टली लेस देन 3। यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो x जो है ना 1 से बड़ा है, बट 1 नहीं है, कभी भी 1 नहीं है। 1.001 करेंगे ना तो x हो जाएगा। x की वैल्यू 1 से बड़ा रहनी चाहिए, कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही x की वैल्यू 3 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, कभी भी 3 होगी ही नहीं। तो इसका मतलब जब नंबर लाइन पर जब हम आएंगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो 1 पर मेरा होल बनेगा, 3 पर भी होल बनेगा। बीच के सारे वैल्यू मैं कवर करूँगा, बट 1 और 3 को क्या करूँगा? इंक्लूड नहीं कर सकता, इसलिए मुझे क्या करना होगा? छोड़ना होगा। ध्यान सुनिएगा, इंटरवल कितने टाइप के थे? 2 टाइप के, तो 1 और 2। ठीक है? एक तीसरा भी होता, मैं अभी बाद में बात करता हूँ, ये पहले ध्यान से देखें। तो इसको मैं क्या लिखूँगा? x बिलोंग्स टू ओपन 1 और ओपन 3। तो x मेरा क्या है? 1 और 3 के बीच में है। ठीक है? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ध्यान सुनिएगा, ओपन इंटरवल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है? ये याद रखिएगा, क्योंकि कभी अगर ऐसा कहीं किताब में दिखा है तो घबराइएगा मत कि ये क्या दिख गया। ऐसा कोई अगर मान लीजिए सिंबल दिख गया तो घबराइएगा मत कि ये क्या सिंबल दिख गया। इसका मतलब क्या है? इसको मैं अगर इसका मीनिंग बदले बिना मैं ऐसे लिखूँ x बिलोंग्स टू 1, 3, तो भी ये सही है। समझ में आ रहा है? इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये भी उतना ही सही है जितना कि पहला वाला सही था। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब आते हैं सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है?
उसका मैं एक ही नाम देता हूँ। तीसरा जो टाइप है सेमी इंटरवल। सेमी इंटरवल का मतलब क्या है कि उसमें कुछ जो है ना ओपन होंगे तो कुछ क्लोज, दोनों मिक्स करके होंगे। क्लियर है? सेमी इंटरवल, इसका नाम मैं दे देता हूँ। चलिए ध्यान देखिएगा, सेमी इंटरवल। तो इसमें पहले जैसे मान लीजिए पहला, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि x, मान लीजिए मेरा जो हमेशा जो x होगा, x इज़ अ रियल नंबर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x इज़ अ रियल नंबर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5। मतलब x जो है 1 से बड़ा है बट 5 के इक्वल। मतलब x किसको इंक्लूड कर रहा है, 5 को इंक्लूड कर रहा है बट 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं लिखूँ तो x लेस देन, देखिएगा इंक्लूड नहीं कर रहा है उसको, 1 को, तो यहाँ पर 1 लिखूँगा, कॉमा 5 को इंक्लूड करो तो 5 लगा के क्लोज। तो इसको देखिए, इसको सेमी इंटरवल बोलते हैं, सेमी ओपन या सेमी क्लोज, क्योंकि एक तरफ से ओपन है तो एक तरफ से क्लोज है। जैसे दूसरा, जैसे अगर मैं बोलता हूँ 1 इज लेस देन इक्वल टू x स्ट्रिक्टली लेस देन 5, मतलब इक्वल टू, यहाँ पर 1 इंक्लूड हुआ है 5 को ओपन, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे, और इंक्लूड हुआ है तो क्लोज क्या चीज़, 1 कॉमा 5 पे ओपन। समझ में आ गया? तीसरा, जैसे ऐसे ही अगर मैं लिखूँ कि -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, तो इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, दोनों जगह इंक्लूड हुआ है तो क्लोज, -3 और यहाँ पर क्या 5। याद रखिएगा हमेशा कि पहला वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है, दूसरा वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है। अगर उल्टा लिखा ना तो वो गलत हो जाता है, फिर वो मीनिंगलेस हो जाता है। ये इसको इंटरवल बोलते हैं। इंटरवल का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है 1 और 5 के बीच में कितने रियल नंबर, तो इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो मैं सबको लिख नहीं सकता, तो मैं ऐसे इंटरवल बना देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं इनके बीच के सारे रियल नंबर कंसिडर करूँगा। समझ में आ रहा है, कि पूरे इनफाइनाइट रियल नंबर के लिए मैं बात करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरवल को बस इतना ही अभी के लिए फ़िलहाल। सेट में ये वापस आएगा। ठीक है, मैं सेट में फिर से वापस इसको इंटरवल को लेकर आऊँगा। जब मैं सेट में इसका मतलब पढ़ा दूंगा तो वापस लेकर आऊँगा, फिर ये क्लोज इंटरवल वगैरह कुछ बात किया जाएगा और इसको थोड़ा एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और थोड़ा चैनल को ना अपने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पे प्लीज़ इसको ना थोड़ा सा शेयर करें, लोगों को, दोस्तों को बताएं। ठीक है, देखिए मैं अपने बारे में बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, बट मैं इतना मैं बता रहा हूँ कि मैं एक IIT पास आउट हूँ। ठीक है, और मैं एक इंडिया के बहुत ही प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में लगभग 10 सालों से पढ़ा चुका हूँ। और अभी लॉकडाउन में मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे मतलब जगहों से उन्होंने क्लासेस ली, ऑनलाइन ख़रीदी। ठीक है, और बट वो लोग सेटिस्फाई नहीं थे, तो लोगों ने मतलब मुझे बहुत बार लोगों ने मुझे पूछा कि मतलब आपका भी कुछ ऑनलाइन कहीं पर चल रहा है क्या, आप बताएं, हम आपका क्लास करना चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं नहीं चल रहा था, तो मैं उन लोगों को बोला ठीक है मैं कुछ शुरू करूँगा, लेकिन मैं लिंक ये उन लोगों को भी नहीं भेजूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग जाने कि ये मेरा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये बस एक ये रैंडम होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर कोई भी और बंदा मुझसे जुड़ना चाहेगा वो जुड़ सकता है। मैंने अपना नाम इसमें रखा है शानदार सर, तो इस यूट्यूब पर मेरा नाम होगा शानदार सर। क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो लड़के बार बार मुझे बोलते थे, अरे वाह शानदार सर, गजब सर, शानदार सर। तो इसलिए हमने यूट्यूब चैनल पर अपने टीचर का नाम, मैंने अपने एज ए टीचर का नाम जो रखा है शानदार सर होगा। ठीक है, और मैं बताना आपको ये भी चाहता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स भी हैं, बट वो लोग चैनल पे अभी शुरुआत नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग जॉब को लेकर के ज़्यादा ही बिजी है। ठीक है, और ठीक है मनी उनकी प्रायोरिटी है अभी फ़िलहाल के लिए, तो वो लोग मतलब उसमें ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। लेकिन वो लोगों ने बोला है कि जैसे ही इस चैनल में सब्सक्राइबर 1 लाख के ऊपर जाएगा तो वो लोग भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को शेयर करें, लोगों को इन्वाइट करो। ठीक है, और लोगों को बताओ। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में बताना। ठीक है, मैं हर जो भी होगा ना मैं डाउट वीडियो बना के भेजूँगा। ठीक है, डालूँगा कि जो भी डाउट्स होंगे ना उसको मैं दूर करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ठीक है, और लव यू ऑल, और भगवान आप सबको खुश रखे, आप सब आबाद रहें, सब लोग अच्छा रैंक लाए। ठीक है,
चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।